बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आशिर जट। वेलकम टू पीपीएससी एफपीएससी एस्पायरेंट्स फैमिली करंट अफेयर एंड जनरल नॉलेज लेक्चर्स की सीरीज़ आज हमने पढ़नी है। तो चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ, देखते हैं हम कौन कौन से क्वेश्चन हमने पढ़ने हैं। सबसे पहले जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, और जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं उसको लाइक भी कर लें। ये हमारी हौसला अफजाई होती है। और ह्यूमन एरर कोई हो जाए, हमसे कोई गलती हो जाए, तो आप कमेंट करके लाजमी बता दिया करें। वीडियो को शेयर करके लास्ट तक देखिएगा। और मेरी जो कोशिश यही होगी अब कि मैं जो चीज़ों को कंसेप्चुअल लेके चलूँ, कि एक क्वेश्चन है उसको मैं एक्सप्लेन ज़्यादा करूँ ताकि आप लोगों की ओपिनियन बिल्ड हो सके, जो आपके लिए इंटरव्यू में और आम रोज़मर्रा ज़िंदगी में काम आ सके। मेन पॉइंट होंगे वो मैं लिख दूँगा, इसी तरह आप अपने नोट्स बनाएँ और मेन पॉइंट वहाँ पे लिख लें। हो सकता है कि किसी पेपर में इस तरह का कोई क्वेश्चन आ जाए जो कि आपके लिए फ़ायदेमंद हो। और मेरा यही फ़ोकस होता है कि वीडियो को ज़्यादा लंबा ना बनाया जाए, ठीक है? उससे ये होगा कि आप लोगों का इंटरेस्ट लूज़ नहीं होगा, ठीक है? तो एक छोटी-सी शॉर्ट वीडियो होती है, 10 से 15 मिनट के दरमियान आप लोग इसको देख लेते हैं एक व्लॉग समझ के, और आप लोगों की इसमें तैयारी भी हो जाती है। फर्स्ट फुली सक्सेसफुल कमर्शियल मून लैंडिंग बाई एक प्राइवेट कंपनी की तरफ से ये काम हुआ है, तो क्या नाम है जी? फायरफ्लाई एरोस्पेस। अच्छा, तो ये तो आप लोगों ने याद कर लिया क्योंकि ये मैंने लिखा हुआ है। अब इसमें मेन पॉइंट क्या है बताने वाले, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इस लैंडर का नेम क्या है? इस लैंडर का नेम है ब्लू घोस्ट। ये नाम मैं लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को याद रहेगा। अच्छा, इसके अलावा इसका स्पेशल असिस्टेंट कौन था इस मिशन में? स्पेशल असिस्टेंट था इसका नासा, ठीक है? नासा क्या है? नासा के बारे में आगे क्वेश्चन है, मैं चल के वहाँ पे आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसके बाद वो कहता है, एक और अब चीज़ आपने याद रखनी है कि इस मिशन का क्या नाम था? इस मिशन का नाम था, जैसे ऊपर लिखा हुआ है, ब्लू घोस्ट मिशन 1। तो इस तरह आपने याद रखना है। इस क्वेश्चन के बारे में ये 3 मुझे जो लगता है मेन इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं कि वो आपसे पेपर में पूछेगा। फर्स्ट फुली सक्सेसफुल कमर्शियल मून लैंडिंग बाई, तो किसने की है? फायर फायरफ्लाई एरोस्पेस ने। ये एक प्राइवेट है, ठीक है? अच्छा, और ब्लू घोस्ट इस मतलब के लैंडर का नाम है। स्पेशल असिस्टेंट कौन था? स्पेशल असिस्टेंस कौन था? स्पेशल असिस्टेंस कौन था इस मिशन में? वो नासा था, ठीक है? और इस मिशन का नाम क्या था? इस मिशन का नाम था, मैंने लिख दिया BGM-1, मतलब कि ब्लू घोस्ट मिशन 1। शॉर्ट में मैंने करके लिख दिया है ताकि आप लोगों को समझ आ सके। नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है, वो ये है कि फर्स्ट पाकिस्तानी प्लेयर टू बी टाइम्ड आउट, ठीक है? पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि टाइम्ड आउट क्या होता है। क्रिकेट का एक रूल है कि जब कोई बैट्समैन आउट होता है तो नेक्स्ट बैट्समैन को क्रीज पर आने में कम से कम 3 मिनट रिक्वायर्ड होते हैं। तो 3 मिनट के अंदर अंदर उसने पहुंचना होता है और अपना स्टांस लेना होता है। अगर वो 3 मिनट के अंदर अंदर नहीं पहुंचा तो ये एक आईसीसी का रूल है, वो आउट हो जाएगा, और उस आउट को क्या कहेंगे? टाइम्ड आउट। तो पाकिस्तान की तरफ से ये एक अचीवमेंट हो चुकी है। तो एक डोमेस्टिक का मैच था, ऐसे आप समझ लेते हैं, या चलें आपको मैं आसान अल्फाज में बता देता हूँ। प्रेसिडेंट ट्रॉफी हो रही है, ठीक है? प्रेसिडेंट ट्रॉफी हो रही है, पीटीवी और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, इन दोनों के दरमियान मैच जारी है, ठीक है? मैच के दरमियान एक प्लेयर आउट होता है, जब नेक्स्ट प्लेयर साउशकील साहब ने आना होता है तो वो 3 मिनट के अंदर अंदर पहुंच नहीं पाते। तो लिहाजा पीटीवी और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के दरमियान ये मैच था। कब ये हुआ है मैच? ये इसकी डेट मैं लिख देता हूँ। ये मैच हुआ है जी 7 मार्च 7 मार्च 2025 को ये मैच हुआ है, सही है? तो इसी रमज़ान के दौरान ही ये मैच हो रहे हैं, अपना प्रेसिडेंट ट्रॉफी के। तो सऊद शकील साहब लेट हो गए हैं तो वो आउट हो गए थे, ठीक है? टाइम आउट। अच्छा, पहला जो प्लेयर जो टाइम आउट हुआ है वो थे एंजेलो मैथ्यू। वो इंटरनेशनल लेवल पे हुआ था, ये नेशनल लेवल पे है सऊद शकील साहब। अच्छा, वो इंटरनेशनल लेवल पे हुआ था, वो एंजेलो मैथ्यू हैं। एंजेलो मैथ्यू साहब का ताल्लुक कहाँ से है? श्रीलंका से है, और उनका मैच जो था वो बांग्लादेश के साथ मैच था। तो मेरे ख्याल से जो उनके शकीब उल हसन साहब बॉलिंग करवा रहे थे, तब ये सिलसिला हुआ था। अच्छा, अब आपको थोड़ा-सा मैं साउथ शकील के बारे में बता देता हूँ, चलें, क्योंकि क्वेश्चन आ गया है, तो इसके बारे में जान लेना भी ज़रूरी है। साउथ शकील साहब 5 सितंबर 1995 में कराची में पैदा हुए थे, सिंध में। तो लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन हैं। इसके अलावा इन्होंने अपना ओडीआई कैरियर पाकिस्तान से स्टार्ट किया था 8 जुलाई 2021 से में, और जबकि इन्हें टेस्ट कैप मिली थी 1 दिसंबर 2022, और इंग्लैंड के खिलाफ इन्होंने पहला टेस्ट मैच और पहला ओडीआई खेला था। ये जस्ट आप सुन लें, हो सकता है कभी आपके क्वेश्चन आ जाए, आ भी तो सकता है ना।
और ये पीएसएल में पाकिस्तान की मतलब कि नुमाइंदगी करते हैं और ये किस टीम की तरफ से खेलते हैं? क्वेटा ग्लैडिएटर्स की तरफ से, ठीक है? और मतलब कि 2023 में इन्होंने ये किया था। इसके अलावा जब 2000 अपना इसके अलावा साउथ शकील साहब की जो 2023 में परफॉर्मेंस थी वो बहुत ज़बरदस्त थी। तब ये छोटा डॉन के नाम से फ़ेमस हुए थे पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में, क्योंकि इन्होंने पाकिस्तान की तरफ से पहले बैट्समैन हैं जिन्होंने श्रीलंका में जाके डबल सेंचुरी की है। इससे पहले किसी बैट्समैन पाकिस्तान ने ऐसा काम नहीं किया था, तो लिहाज़ा इस वजह से ये फिर ज़्यादा फ़ेमस हो गए थे। बहरहाल आपने इनके बारे में जितनी मैंने डिटेल बता दी है, बहुत है, इतनी ही याद रखनी है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो ये है कि ओल्डेस्ट लिविंग क्रिकेटर रिसेंटली डाइड, ठीक है? तो एक क्रिकेटर थे, रिसेंटली उनकी वफ़ात हो गई है। कितने साल की उम्र में? ये सामने लिखा भी हुआ है, 98 साल की उम्र में। उन क्रिकेटर का क्या नाम था? रॉन ड्रैपर। रॉन ड्रैपर का ताल्लुक कहाँ से है? साउथ अफ्रीका से है। ये साउथ अफ्रीका की तरफ से मतलब कि क्रिकेट में खेल चुके हैं, और जितने भी इस वक़्त क्रिकेटर ज़िंदा हैं या थे, उनमें से सबसे ज़्यादा ओल्डेस्ट यही थे, सबसे ज़्यादा एज इनकी थी। तो ये एक वाक़या हुआ है। अच्छा, इनकी जो वफ़ात हुई है ना, वो थोड़ा-सा लेट हुई है, मैं बता अब रहा हूँ। इनकी वफ़ात हुई है तकरीबन कोई 25 फरवरी, ये मैं लिख देता हूँ। 25 फरवरी, फरवरी का जस्ट मैं एफ लिख रहा हूँ। 25 फरवरी 2025 में मतलब कि इनकी वफ़ात हुई है। अब आप देख सकते हैं कि मार्च का महीना चल रहा है, तो मैं ये बताने में लेट हो गया। मुझे अब ये क्वेश्चन मिला है, तो मैंने कहा चलिए आपको बता देता हूँ। अच्छा, इन्होंने जो अपनी क्रिकेट टीम की नुमाइंदगी की थी वो 1945 से लेके 1959 तक, ठीक है? ये इन्होंने 14 साल अपनी क्रिकेट टीम की नुमाइंदगी की थी। तो ये काफ़ी मतलब कि फ़ेमस थे, उस दौर में इन्होंने की थी, और मतलब कि साउथ अफ्रीका से इनका ताल्लुक था। और हाईएस्ट स्कोर इनका जो था तो मेरे ख़्याल से 177 था। इन्होंने 11 हाफ़ सेंचुरियाँ और 11 ही सेंचुरियाँ बनाई हुई थी। बहरहाल इनके बारे में बताने वाली जो मेन बात है कि रैन ड्रॉपर साउथ, वो पूछ सकता है कि यही इसी तरह क्वेश्चन आ सकता है, ओल्डेस्ट लिविंग क्रिकेटर रिसेंटली डाइड, क्या नाम है? रैन ड्रॉपर, साउथ अफ्रीका से उनका ताल्लुक, 98 साल की उम्र में उनकी वफ़ात हुई। 1945 से 1959 तक उन्होंने नुमाइंदगी की। 25 फरवरी 2025 को ये इनकी वफ़ात हुई है। याद करने में आसान रहेगा इनकी वफ़ात का डे, 25 फरवरी 2025, ठीक है? और ये पैदा कब हुए थे? 1926 में पैदा हुए थे, वो तो नहीं पूछ सकता आपसे। तो बहरहाल इसमें जो ये चीज़ें आपसे पूछ सकता है, तो ये आपने इसके बारे में ये बात याद रखनी है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो ये है कि फर्स्ट मोबाइल नेटवर्क ऑन मून, ठीक है? अब ये दुनिया में एक नई से नई डेवलपमेंट होने जा रही है, तो नासा और नोकिया ने मिलके एक प्लान लॉन्च किया है कि फर्स्ट सेलुलर नेटवर्क इन स्पेस, ठीक है? स्पेस में उन्होंने अब इस नेटवर्क को चलाना है। अब आपको पता होना चाहिए, ये जो डेवलपमेंट हुई है नासा और नोकिया के मुतालिक, मैंने कहा था आपको बता देता हूँ। नोकिया जो कंपनी है वो 1865 में बनी थी। 1865 में बनी थी, और ये नोकिया कंपनी किस कंट्री की है? ये फ़िनलैंड की है। ये आपने याद रखनी है। ये पेपर में क्वेश्चन आया भी हुआ है, मज़ीद भी आ सकता है। जबकि नासा के बारे में आपने ये बात याद रखनी, नासा का एब्रिविएशन वो पूछ लेता है। नासा कब बना था? नासा बना था 1958 में, 1958 में बना था। नासा किसका है? नासा यूएसए का है, अमेरिका का। और नासा स्टैंड फॉर, आपसे पूछ सकता है कि नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ये आपसे वो पूछ सकता है नासा के बारे में। उसने पहले भी इस तरह का पूछा हुआ है नासा के बारे में। नासा के मुतालिक जो वो पूछता है, वो अक्सर उसकी यही कोशिश होती है कि इसकी स्पेलिंग वो पूछे। तो वो स्पेलिंग आपसे पूछता है, आपने इसको याद रखना है, नेशनल एरोनॉटिक्स, एस आएगा एरोनॉटिक्स के एंड पे, एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। 1958 में ये मतलब कि बनाया गया था। तो अब इन दोनों ने मिल के अपना प्लान बनाया है कि हमने स्पेस में मोबाइल नेटवर्क को चलाना है। और ये नोकिया की कंपनी काफ़ी ओल्डेस्ट है, अब वो नोकिया को दोबारा रीलॉन्च करने जा रहे हैं। तो इस वक्त दुनिया में जो ट्रेंडिंग में टॉप पे, वो तो आईफोन है, या उसके बाद आप कह सकते हैं सैमसंग, ओप्पो वगैरह है। तो आईफोन को आप नंबर वन कह सकते हैं। तो दोबारा अब इन्होंने एक नई डेवलपमेंट की है, तो इसको आप लोगों ने याद रखना है, भूलना नहीं है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो ये है कि स्टीव स्मिथ अनाउंस रिटायरमेंट, ठीक है? अनाउंस्ड रिटायरमेंट। तो स्टीव स्मिथ, जैसा कि काफ़ी लोगों को पता होगा कि ये एक ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर हैं। इन्होंने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। स्टीव स्मिथ के बारे में आपको बताता चलूँ, जब ये अपनी ऑस्ट्रेलिया की टीम में आए थे, ये एज़ ए लेग स्पिनर बॉलर आए थे। तो ये कुछ 7वें नंबर पे या 6वें नंबर पे आप बैटिंग करने आते थे। उसके बाद इनको प्रमोट किया गया बैटिंग में, ये वन डाउन आना शुरू हो गए, और इन्होंने आहिस्ता-आहिस्ता अपनी
बॉलिंग भी करवाना बंद कर दी। ये 2 जून 1989 में पैदा हुए थे और इनके बारे में बताने वाली बात ये है कि 2010 में इन्होंने अपना करियर स्टार्ट किया था, स्टीव स्मिथ ने। सही है? और एक बात और, इन्होंने मतलब कि स्टीव स्मिथ साहब ने टेस्ट क्रिकेट में 10,000 रन किए हुए हैं, हालाँकि एज़ ए बॉलर आए थे और वनडे में इन्होंने किए हुए हैं 5800 और इनके वनडे का हाईएस्ट है 170, रॉन ड्रॉपर का 177 और स्टीव स्मिथ का 170 170 इन्होंने 12 वनडे में सेंचुरी की हुई है। अच्छा, बताने वाली एक और बात इधर इम्पोर्टेंट है कि ऑस्ट्रेलिया ने जो 2015 और 2023 में वर्ल्ड कप जीता था, उस टीम का ये हिस्सा थे और ये फॉर्मर कैप्टन भी आप कह सकते हैं इसको। और मार्च 2025 में जो चैंपियन ट्रॉफी हुई है, सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का मुकाबला था, ये तब कैप्टन थे ऑस्ट्रेलिया के। तो सेमीफाइनल हारने के बाद इन्होंने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। और कहा है कि 2027 के वर्ल्ड कप में नए इमर्जिंग टैलेंट को सामने आना चाहिए और लिहाजा इन्होंने टेस्ट क्रिकेटर से, टी20 से और अपना ओडीआई से तमाम फॉर्मेट से इन्होंने अपना मतलब कि रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। अच्छा, इसके अलावा 2018 में इन्हें बॉल टेम्परिंग इन पे का इल्ज़ाम लगा था जिस वजह से इनसे फिर कैप्टेंसी वापस ले ली गई थी। तो बहरहाल ये है कि काफ़ी अच्छे प्लेयर हैं और जो कि इन्होंने टीम से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। इनका खेलने का अंदाज़ ऐसा था कि इन्हें आउट करना काफ़ी मुश्किल होता था। तो ये आपने इनके बारे में डेवलपमेंट एक हुई है, याद रखना इन्होंने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। काफ़ी फ़ेमस हैं ये, हो सकता है इनके बारे में क्वेश्चन आ जाए। ना भी आए तो आपको एक करंट अफेयर का क्वेश्चन मिल गया, आपको एक मालूमात मिल गई है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंटरनेशनल वुमेन्स डे, दुनिया में इंटरनेशनल वुमेन्स डे जो मनाया जाता है, वो 8 मार्च को मनाया जाता है। ये बात हर किसी को पता होगी, बच्चे-बच्चे को भी पता होगी। लेकिन अब मैं जो बात बताने लगा हूँ, वो मेरे ख़्याल से बहुत ही कम लोगों को पता होगी। वो ये कि देखें, अब इसकी ये थोड़ी-सी डिटेल है, ये बनता है जनरल नॉलेज का क्वेश्चन। 1909 में पहली मर्तबा यूएसए में नेशनल वुमेन डे मनाया गया। 1909 में पहली मर्तबा नेशनल वुमेन डे मनाया गया। ये किस लिए मनाया जाता है? ये अचीवमेंट ऑफ वुमेन्स इन सोशल, इकोनॉमिक्स, कल्चर एंड पॉलिटिक्स, ठीक है? इस मैदान में और औरतों की जो अचीवमेंट है उसको सराहा जाता है। पॉलिटिक्स में, कल्चर में, इकोनॉमिक्स में, सोशल में और जो भी दुनिया के बाकी हिस्से होते हैं। तो 1909 में अमेरिका में नेशनल डे मनाया गया वुमेन्स डे का। अच्छा, इसके बाद फिर क्या होता है? इसके बाद ये होता है कि 1910 में एक ख़तून होती हैं, उनका नाम होता है अच्छा क्लारा ज़ेटकिन, इस तरह का कोई उनका नाम है। उन्होंने 1910 में नेशनल एक सोशलिस्ट वुमेन कॉन्फ्रेंस होती है, उन्होंने वहाँ पे आइडिया दिया है कि इसको अब इंटरनेशनल डे के तौर पे मनाया जाए। तो लिहाज़ा उनकी इस बात को काफ़ी सराहा जाता है, दुनिया में मकबूलियत मिलती है। तो फिर 1911 से ये इंटरनेशनल वुमेन्स डे मनाया जा रहा है। अच्छा, 1911 में किस मुल्क ने सबसे पहले मनाया था? मेरे ख़्याल से 4 मुल्क थे जिन्होंने सबसे पहले इसको मनाया था। उसमें हमारे पास आ जाता है ऑस्ट्रेलिया आ जाता है। ऑस्ट्रेलिया के बाद हमारे पास आ जाता है डेनमार्क आ जाता है, डेनमार्क के बाद आ जाता है जर्मनी और जर्मनी के बाद आ जाता है स्विट्ज़रलैंड। तो इन ममालिक में सबसे पहले मनाया गया था 1911 में। अब इंटरनेशनल लेवल पे तो इन 4 ममालिक में मना लिया गया, जबकि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइज़ेशन यूएनओ ने कब इरादा किया अब इसको इंटरनेशनल लेवल पे मनाया जाए, वो पूरी दुनिया तक फैलाया जाए, वो 1975 में। 1975 में यूएनओ ने इसको रिकॉग्नाइज़ किया और यूएनओ ने कहा कि हाँ, वाक़ई ये एक बात ठीक है, इसको इंटरनेशनल लेवल पे मनाया जाना चाहिए। उसके बाद फिर पूरी दुनिया में ये मनाया जाने लगा। अच्छा, अब 2024 का अब जो गुज़र चुका है, उसकी मैं बात करूँगा क्योंकि अब 2025 का जो गुज़र चुका है, मैं उसकी बात करूँगा। 2025 में जो इंटरनेशनल वुमेन्स डे था, उसका थीम क्या था? उसका थीम था फॉर ऑल वुमेन एंड गर्ल्स राइट्स, इक्वालिटी, एम्पावरमेंट। ये ये इसका थीम था, ये एफपीएससी के पेपर में इसका थीम पूछ सकते हैं, इसको आपने याद रखना है, ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो ये मतलब कि एक 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 ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको आपने याद रखना है, इसको आपने भूलना नहीं है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। 8 मार्च इंटरनेशनल वुमेन्स डे है, 1975 में यूएनओ ने इसको रिकॉग्नाइज़ किया और मनाया जाने लगा। 1909 में पहली मरतबा यूएसए में नेशनल लेवल पे मनाया गया। 1910 में क्लारा ज़ेटकिन एक वुमेन थी, इंटरनेशनल सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस हुई थी, ये भी मेरे ख़्याल से ये अमेरिका से ही इनका ताल्लुक है। तो उन्होंने फिर इसका आइडिया दिया कि अब इसको इंटरनेशनल लेवल पे मनाया जाए। 1911 में ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क, जर्मनी और स्विट्ज़रलैंड में ये बनाया जाने लगा। 1975 में फिर यूएनओ ने इसको रिकॉग्नाइज़ किया और ये पूरी दुनिया में अब इस दिन दिन को मनाया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है वुमेन से मुताल्लिक।
तो ये आज की करंट अफेयर की वीडियो थी, इसको आप लोगों ने याद रखना है, इसको भूलना नहीं है। तो जितने भी लोगों ने वीडियो को देखा है लास्ट तक, उनका शुक्रिया, और वीडियो को आपने कमेंट करके लाज़मी बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी। शॉर्ट एक लेक्चर था जिसमें आप लोगों को टू द पॉइंट इन्फॉर्मेशन और नॉलेज दिया गया। तो इसमें आप लोगों को काफ़ी चीज़ें, अगर देखा जाए तो 30 प्लस मैंने एमसीक्यूज़ कवर कर दिए हैं। तो करंट अफेयर भी था जिसमें, और जनरल नॉलेज भी था। अब बाकी जो हैं सीरीज़ हैं, क्योंकि आजकल मैं ज़रा बिज़ी हूँ, इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि आप तक कुछ न कुछ मेरे पॉइंट और नॉलेज पहुँचते रहें। जैसे मैं मतलब कि थोड़ा-सा फ्री होता हूँ, तो इंशाअल्लाह ताला फिर आपके साथ बाकी लेक्चर की सीरीज़ भी शुरू करूँगा, जो जैसे कि मैंने पहले स्टार्ट में किया था काम, सब्जेक्ट वाइज़। तो अपना ख़्याल रखिएगा। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।